नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरू से यानी आरंभ से चर्चा करेंगे। यानी हिंदी साहित्य के नामकरण, काल विभाजन और विभिन्न विद्वानों द्वारा इसको जो जो नाम दिया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। तो अब ये हमारी क्लासें लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती और केवीएस, एनवीएस और जो एमआरएस भर्ती है, उन सभी में आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। और ये आज की जो क्लास है, ये आपके लिए वन लाइनर क्लास होने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा, यानी आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसादे ताशी ने किया। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो दीर्घकालीन गाथा है, इसको स्पष्ट रूप से करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो गारसादे ताशी ने। अगला बिंदु है, गारसाद ताशी के ग्रंथ का नाम द इस्वार ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। यानी गारसाद ताशी के ग्रंथ का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला तीसरा बिंदु है, इस ग्रंथ का प्रकाशन दो भागों में हुआ है। यानी इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकाशन दो भागों में हुआ, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे ये प्रश्न कूट भाषा में भी पूछ लिया जाए तो ये सारा का सारा प्रश्न इसी से आपके एक प्रश्न बन सकता है कि जो गारसा इतवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक गारसाद ताशी है और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। आगे हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। बात करें अगले बिंदु की, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचयिता ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। अगला बिंदु है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। इसके लेखक ठाकुर शिव सिंह ठाकुर है और मित्रों यानी शिव सिंह सेंगर। और इसका प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1883 में हुआ और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। अब इसके आगे हम चर्चा करें तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। अगर आपसे ये ग्रंथ देकर के अगर नाम पूछा जाएगा तो फिर इसका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रथम यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया था। आगे बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों व लेखकों का काल क्रम से वर्गीकृत किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ के प्रथम भाग में कुल 738 कवि और लेखक हैं। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रंथ में यानी जो 738 कवि है इस ग्रंथ में, जिनमें से हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 72 है। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में जो 738 कवि यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर होगा 72। आगे हम बात करें तो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना 4 भागों में है तथा इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है।
यानी मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना कितने भागों में हुई? 4 भागों में। लेकिन प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का प्रकाशन कितने भागों में हुआ, तो 2 भागों में। अब आगे हम बात करें तो मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा जो भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी ये ग्रंथ 4 भागों में, जिसके 3 भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा जो भाग है वह 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु नाम से श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र प्रसिद्ध है। आपसे यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो तीनों तो ये भाई रह जाएंगे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और इनके अलावा जैसे एक नाम दे दे कृष्ण बिहारी मिश्र, ये भी आपसे देकर पूछा जा सकता है। तो आप इन तीनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। यानी गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ लेखन में वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया। उन्होंने यानी जितने भी लेखक और कवियों को शामिल किया है, उन्होंने कालक्रम के अनुसार नहीं बल्कि जो लेखक है उनके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार उन्होंने उनको अपनाया है। आगे हम बात करें तो जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रमी पद्धति को इतिहास ग्रंथ यानी कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। तो जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखे, उन्होंने यानी कवियों के जन्म के अनुसार, यानी जिस कवि का जन्म पहले हुआ उसे पहले, उसके बाद के जो कवि बाद में, इस पद्धति को अपनाया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति का सहारा लिया है। आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह 1929 में लिखा गया और वह हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। आगे बात करें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। और मित्रों, यह प्रश्न भी बहुत बार आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये कूट भाषा का प्रश्न भी आपसे बनता है। यानी जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनके नाम, उनके रचयिताओं के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आजकल सीधे प्रश्न न पूछ करके कूट भाषा में पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, या कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आगे हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का कालखंड का वर्णन है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 693 ईस्वी से मानी है। आगे हम बात करें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा है, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। आगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त से संबंधित तथ्यों की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया है। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल 3 ही कालखंडों में विभक्त किया, जिसे प्रारंभिक काल कहा गया, मध्यकाल और आधुनिक काल कहा है। आगे हम चर्चा करें तो जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कितने भागों में है, तो ये 12 भागों में विभाजित है, जिसका जो प्रथम भाग है चारण काल, ये 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 15वीं
दूसरा जो काल है वह 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसके बाद जायसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण काव्य, कृष्ण संप्रदाय। इसके बाद उन्होंने जो अगला काल विभाजन किया मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, और इसके बाद अगर हम बात करें तो रीतिकाल जो 1580 से 1692 तक इन्होंने स्वीकार किया है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, उनको उन्होंने 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी तक शामिल किया है। और 18वीं शताब्दी जिसे 1701 से 1800 तक माना। और अगला जो काल है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसके बाद उन्होंने अगला जो काल है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि, ये उनका 12वां कालखंड है। मित्रों आगे हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया तथा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है तथा इन्होंने काल विभाजन में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। और मित्रों इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया वह था आदिकाल, और आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। और वीरगाथा काल या आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक मानी है। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो काल है उसको कहा पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। और भक्ति काल की इन्होंने समय सीमा यानी पूर्व मध्यकाल की इन्होंने समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक मानी है। और तीसरा जो काल है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। और यानी आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा। और इसकी समय सीमा की बात करें तो यह विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक माना है। और अगला जो उन्होंने जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा है। और मित्रों गद्य काल की समय सीमा की बात करें तो विक्रम संवत 1900 से अब तक इन्होंने स्वीकार किया है। आगे हम बात करें तो रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र है। मित्रों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। आगे हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो 1953 में प्रकाशित हुआ। ग्रंथों के रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यानी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों जो ग्रंथ हैं इनके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। यानी कालिदास हजारा की बात करें तो इसके रचयिता कालिदास त्रिवेदी है, और इसमें कुल 212 कवियों की 1000 कविताओं का वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम बात करें तो 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है। यानी 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता भी गोसाई गोकुलनाथ ही है। इसके बाद हम बात करें तो जॉर्ज गिरियर्सन, मित्रों ये गिरियर्सन हो गया तो इसे आप गिरियर्सन समझिएगा कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नामकरण, यानी सबसे पहले हम आदिकाल का विद्वानों द्वारा जो नामकरण किया गया उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों सबसे पहला प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन। यानी जॉर्ज गिरियर्सन ने इसे आदिकाल का। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो संधिकाल चारण काल, यानी आदिकाल को संधिकाल चारण काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
अगला प्रश्न, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। आगे हम बात करें तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, क्या हिंदी साहित्य का जो प्रथम युग है जिसे आदिकाल कहा जाता है, तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। और मित्रों याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब मित्रों हम बात करें कि विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण जो किया गया है उसके विषय में, कि विद्वानों ने यानी रीतिकाल को किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को कलाकाल रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, यानी श्रृंगार काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? कि रीतिकाल को यानी हिंदी साहित्य का जो तीसरा युग है जिसे रीतिकाल कहा जाता है, तो रीतिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे हम बात करें तो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। आगे हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का नामकरण, यानी जो आधुनिक काल है उसे विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले बात करें कि आदिकाल को गद्य काल किसने कहा है? कि आदिकाल को गद्य काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधुओं ने। और मित्रों, आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, यानी विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह कब से माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी यानी 7वीं सदी।
राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 769 ईस्वी यानी 8वीं सदी को माना है। और जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना, तो 7वीं ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आगे हम बात करें तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना, तो 643 यानी 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक यानी आदिकाल का जो समय सीमा है वो मानी है। आगे हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या मानी है, तो इसका सही उत्तर होगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आगे हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ कब से कब तक माना, या फिर जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या मानी है, तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है। अब अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। स्वयंभू जिनका समय 693 ईस्वी रहा, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आगे हम बात करें तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। आगे हम बात करें तो राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, कि भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से कविता करते थे, कि भारतेंदु उर्दू भाषा में किस नाम से कविता लिखा करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा रसा उपनाम से। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1857 से। आगे हम बात करें भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, कि प्रसिद्ध रचना भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है, कि उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब आगे हम बात करें नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं, कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सदल मिश्र। हम अगली रचना की अगर बात करें या अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने गद्य साहित्य का माध्यम बनाने वाले साहित्यकार कौन थे, कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पर खड़ी बोली गद्य में रचना करने वाले या खड़ी बोली गद्य को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले इतिहासकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गंग कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि गंग कवि की प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो आपसे अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है, तो गंग कवि। अब आगे हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले लेखक चतुष्टय में शामिल किया है,
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले जो 4 लेखकों का समूह है उसमें किन किन को शामिल किया है। तो मित्रों वो 4 लेखक कौन कौन है? तो सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल। अब ये प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्न में से खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले लेखक चतुष्टय में शामिल नहीं है। तो आप इन चारों को याद रखिएगा। अब वो प्रश्न होगा उनमें 3 तो ये रहेंगे, इसके अलावा चौथा नाम किसी दूसरे लेखक का देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। और इनकी रचना की अगर बात की जाए तो भाषा योग वशिष्ठ, और भाषा योग वशिष्ठ ये 1741 ईस्वी में लिखी गई है रचना है। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले विद्वान कौन थे? कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला वजही। कि उत्तर भारत में साहित्य खड़ी बोली में गद्य साहित्य लिखने वाले कौन थे? गंग कवि। और दक्षिण भारत में मुल्ला वजही। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, रीतिकाल का अंतिम चरण जो 1843 से शुरू होता है, 43 तक रहा, और भारतेंदु युग के आगमन यानी 1868 के बीच के जो 25 वर्ष है इसको किस नाम से जाना जाता है? कि रीतिकाल के अंतिम चरण और भारतेंदु युग के आगमन के बीच के जो 25 वर्ष है यानी 1843 से लेकर के 1838 तक का जो समय है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहने वाले विद्वान कौन थे? कि वह लेखक कौन थे या फिर वह विद्वान कौन हैं जो उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, तदीय समाज जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई, कि तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक जिसमें सत्ता की विवेकहीनता का प्रदर्शन है? कि भारतेंदु का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है जिसमें जो सत्ता थी उसकी विवेकहीनता का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1884 ईस्वी। और मित्रों याद रखिएगा कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ही नहीं, वह मनुष्य की एकता, उसकी समानता और भाईचारे का साहित्य भी है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? कि जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और मित्रों अगर इनकी रचनाओं की अगर चर्चा की जाए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु और होली की नक्कल, ये बद्रीनारायण चौधरी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक रचना है जो हमने पढ़ी है जीर्ण जनपद। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, विद्वान की समस्याओं पर केंद्रित। मित्रों ये विद्वान नहीं है, ये विधवा है,
विधवाओं की समस्याओं पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? कि विधवा स्त्रियों की जो समस्या है उस पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। अब आपसे सीधा प्रश्न भी ये पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युगीन कौन से कवि को या फिर वह कौन से लेखक हैं जो शंकर उपनाम से रचना लिखते थे? तो नाथूराम शर्मा शंकर है। अब आगे हम बात करें इनसे संबंधित अन्य तथ्यों की, तो नाथूराम शर्मा शंकर को शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 नाटक है। यानी इनकी कुल नाटकों की बात करें तो 17 है, लेकिन अगर मौलिक नाटकों की चर्चा की जाए तो मौलिक 9 नाटक है और 8 अनुदित नाटक है। अब मित्रों इनके जो मौलिक नाटक हैं उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला जो मौलिक नाटक था वह है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, जो 1873 में प्रकाशित हुआ। दूसरे नाटक की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, जो 1875 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद श्री चंद्रावली नाटक, जो 1876 में प्रकाशित है। और इसके बाद में जो चौथा नाटक है वह विशेष्य विस्मोधम, जो 1876 में प्रकाशित हुआ। और आगे हम बात करें इनके 5वें नाटक की, तो भारत दुर्दशा, जो 1880 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद नील देवी, जो 1881 में प्रकाशित है। और मित्रों 7वें नाटक की अगर बात करें तो अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो 1881 में प्रकाशित हुआ। और प्रेम जोगिनी जो नाटक है ये 1875 में प्रकाशित हुआ। और सती प्रताप की अगर बात करें तो सती प्रताप ये 1883 में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कै तन मन धन मूसे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कै तन मन धन मूसे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब मित्रों आगे हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियों की, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो सबसे पहले पंक्ति की बात करें, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अलावा चूर्ण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भारतेंदु युगीन किन निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? कि भारतेंदु युगीन वह निबंध लेखक कौन कौन है जिनकी तुलना एक तो एडिसन से और स्टील से की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। तो मित्रों एक तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट की तुलना स्टील से की जाती है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि भारत दुर्दशा नाटक की जो रचना है भारतेंदु द्वारा की गई, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मित्रों भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य था। अब आगे हम बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? कि भारतेंदु युग या भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? तो प्रमुख लेखकों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह
अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न, किस रचना व रचनाकार की भाषा तत्कालीन अन्य लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट है? कि भारतेंदु मंडल के वह रचनाकार कौन हैं जिनकी भाषा तत्कालीन अन्य लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के सबसे नज़दीक रही? तो इसका सही उत्तर होगा सदा सुखलाल। और उनकी जो रचना है सदा ये सुख सागर, उसमें मानक हिंदी का सटीक प्रयोग मिलता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? कि भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन प्रमुख लेखकों का समय क्या है? यानी अगर कालक्रम से भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों का विवरण आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित लेखकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हें अच्छे से याद रखिएगा कि भारतेंदु युगीन प्रमुख लेखकों का समय सीमा क्या है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में हुई। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह की चर्चा करें तो इनका जन्म 1857 ईस्वी को और मृत्यु 1900 ईस्वी को हुई। नवनीत चतुर्वेदी की अगर चर्चा की जाए तो इनका जन्म 1868 ईस्वी को और मृत्यु 1919 को हुई। और मित्रों आगे हम बात करें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी और मृत्यु 1923 ईस्वी को हुई। अब आगे हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी को और मित्रों इनकी मृत्यु की अगर चर्चा करें तो इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी को हुई थी। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनका जन्म 1858 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी को हुई। और मित्रों राधा कृष्ण दास की अगर चर्चा करें तो इनका जन्म 1865 और मृत्यु 1960 वो हुई थी। अगला प्रश्न, कुब्जा पच्चीसी रचना के रचयिता कौन हैं? कुब्जा पच्चीसी रचना के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नवनीत चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कि अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले पाउस पचासा, जिसका प्रकाशन 1886 ईस्वी को हुआ। और मित्रों सुकवि सतसई की बात करें तो 1857। हो होरी की अगर चर्चा करें तो ये 1891 ईस्वी में हुई, यानी 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद में अन्य रचनाओं की अगर चर्चा करें तो समस्या पूर्ति सर्वस्व, कंसवध और बिहारी विहार। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों इसका सही जो प्रमुख प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं उनमें प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हर गंगा और होली है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम बात करें अगले लेखक की, तो ठाकुर जगमोहन सिंह कि ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों ठाकुर जगमोहन की रचनाओं की अगर चर्चा करें तो प्रेम संपत्ति लता जो 1885 में प्रकाशित हुई। इसके बाद श्यामलता जो 1885 में प्रकाशित हुई। इसके बाद श्यामा सरोजनी जो 1886 में प्रकाशित हुई। और इसके बाद देवयानी जो 1886 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कविता वर्धिनी सभा जो काशी में स्थित है, कि कविता वर्धिनी सभा जो काशी में स्थापित की गई के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में कविताएं किस नाम से संग्रहित है? कि भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविताएं किस नाम से
संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न, भारत तेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह किस नाम से है? कि भारत तेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत तेंदु ग्रंथावली के नाम से। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है? कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न, काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले कौन थे? कि काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या प्रसाद खत्री। और मित्रों, खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन ये 1888 को अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा चलाया गया था। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी प्रदेश में भारतेंदु के समय में जो राष्ट्रीय जागरण की लहर आई थी उसे पूरी शक्ति से जीवित रखने का कार्य किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट ने। कि भारतेंदु के समय में जो राष्ट्रीय जागरण की लहर आई थी उसे पूरी शक्ति से जीवित रखने का कार्य हिंदी प्रदीप पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? कि जो द्विवेदी युग है उसकी समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी से 1920 तक। अगला प्रश्न, इस युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? कि जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा काशी इलाहाबाद से। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी में। कि सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में काशी से निकलना शुरू हुई। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार या संपादकत्व 1903 ईस्वी में संभाला और ये 1920 तक इसका संपादन करते रहे। आगे हम बात करें द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? कि द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, इस युग में कविता की भाषा ब्रज से बदलकर क्या हो गई थी? कि द्विवेदी युग के आने के बाद में जो ब्रज भाषा थी उसके स्थान पर द्विवेदी युग के कवियों ने किस या लेखकों ने किस भाषा का प्रयोग अधिक किया? तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। और ये पंक्ति जयद्रथ वध ग्रंथ से ली गई है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चिरगांव झांसी में 1907 ईस्वी को। कि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1907 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। आगे बात करें अगले प्रश्न की, गुप्त जी को मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। और ये 1932 में उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी की किस रचना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती के प्रकाशन के बाद। आगे बात करें अगले प्रश्न की, साकेत महाकाव्य का मुख्य पात्र कौन है? कि जो साकेत महाकाव्य है इसका मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला। और मित्रों याद रखिएगा उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख निकाला था कि उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता। तो इसके बाद मैथिली शरणगुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा
आगे बात करें अगले प्रश्न की कि साकेत में कुल कितने सर्ग है। कि साकेत जो महाकाव्य है इसमें कुल कितने सर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा 12 सर्ग है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, यशोधरा काव्य किस विधा की रचना है। कि यशोधरा जो काव्य है वो किस विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा चंपू काव्य की। और मित्रों चंपू काव्य किसे कहते हैं कि गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचवटी किसकी प्रसिद्ध रचना है। कि पंचवटी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध क्या है। कि जयद्रथ वध क्या है या किस प्रकार का काव्य है, तो इसका सही उत्तर होगा एक खंड काव्य। अगला प्रश्न, गुप्त जी के गुरु कौन थे। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। तो ये पंक्ति पहले भी आ चुकी, तो अब बात करें अगले प्रश्न की, हरियोध जी का पूरा नाम क्या है। हरियोध जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। और इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें कुल 17 सर्ग है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या रखा गया था। कि आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने प्रिय प्रवास सर्वप्रथम किस नाम से लिखा था, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजांगना विलाप। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। अगला प्रश्न, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे किस भाषा में लिखित रचना है या की भाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा मुहावरेदार खड़ी बोली। और मित्रों याद रखिएगा कि चोखे चौपदे और चुभते चौबते ये हरियोध जी की रचना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, रस कलश किस प्रकार की रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा रीति निरूपक ग्रंथ। और मित्रों ये ब्रज भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हरिओध जी को। अगला प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है। कि द्विवेदी युगिन वह कौन से कवि या लेखक हैं, कवि कौन से हैं जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगला प्रश्न, अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ किस प्रकार के रचना है या किस विधा में लिखी हुई रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के ये उपन्यास है। कि एक तो अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है उन्हें बातों का संग्रह किसने कहा, तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि संपत्ति शास्त्र यह अर्थशास्त्र से संबंधित लिखी हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा किसकी काव्य कृति है। कि काव्य मंजूषा किसकी काव्य कृति है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस कवि को कविता लिखने की प्रेरणा दी। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कविता लिखने की प्रेरणा दी, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, सुकवि किंकर किस
साहित्यकार का उपनाम है। कि सुकवि किंकर किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों, मैथिली शरण गुप्त ने भी मेघदूत रचना लिखी है। अब बात करें अगले प्रश्न की, द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हे कविते। अगला प्रश्न, नायिका भेद का विरोध किसने किया? नायिका भेद का विरोध किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन हैं? कवि और कविता निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, श्रांत पथिक और उज्जड़ ग्राम के रचयिता कौन है? श्रांत पथिक और उज्जड़ ग्राम के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, इन द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद किसने किया है? कि गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक ने। और हर्मिट का उन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया है। बात करें अगले प्रश्न की, देहरादून किसकी कविता है? कि देहरादून किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की। कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, स्नेही जी की राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिशूल। तो इनके पूरे नाम की अगर बात करें तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल। और त्रिशूल किनका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। अगला प्रश्न, हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण की। अगला प्रश्न, मृत्युंजय और रामचरित चिंतामणि के लेखक कौन है? मृत्युंजय और रामचरित चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? कि कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला प्रश्न, मौर्य विजय किसकी प्रथम रचना है? मौर्य विजय किसकी प्रथम रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त की। और मित्रों, आगे बात करें अगले प्रश्न की, अनाथ और आद्रा के रचनाकार कौन हैं? अनाथ और आद्रा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। वीर पंचरत्न किसकी कृति है? वीर पंचरत्न किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन की। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? उद्धव शतक के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, रत्नाकर जी किस भाषा के कवि थे?
कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा के। अगला प्रश्न, गंगा अवतरण महाकाव्य किसका है? कि गंगा अवतरण महाकाव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, वृत्त संहार किसकी रचना है? कि वृत्त संहार किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, हिडिंबा काव्य के रचयिता कौन है? हिडिंबा काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, विकट भट्ट खंड काव्य किसका है? विकट भट्ट खंड काव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की प्रमुख शैली कौन सी है? द्विवेदी युग की प्रमुख शैली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है? इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तुपरक वर्णन या कथा की प्रधानता। अगला प्रश्न, कविता कलाप के संपादक कौन थे? कविता कलाप के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। और ये पुस्तक 1910 में लिखी गई थी। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किस युग में हुआ? तुलनात्मक आंदोलन का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न, बिहारी और देव की तुलना किसने की? बिहारी और देव की तुलना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा पद्म सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न, समालोचक पत्र कहाँ से निकलता था? समालोचक पत्र कहाँ से निकलता था? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर से। और संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते थे। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ निबंध किसके हैं? कि कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ निबंध किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मित्रों, ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? कि द्विवेदी युग के वह कवि कौन है जिन्हें ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कवि रत्न को। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भ्रमर दूत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कवि रत्न की। अगला प्रश्न, पथिक और स्वपन खंड काव्य किसके हैं? पथिक और स्वपन खंड काव्य किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न, मिलन काव्य के रचयिता कौन है? कि मिलन काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी जो 8 भागों में है के संग्राहक कौन थे? कि कविता कौमुदी के संग्रहणकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कौशल्या विलाप किसकी रचना है? कौशल्या विलाप किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, कुसुमांजलि किसकी काव्य कृति है? कुसुमांजलि किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे की। अगला प्रश्न, मेवाड़ गाथा के लेखक कौन है? मेवाड़ गाथा के लेखक कौन हैं? तो लोचन प्रसाद पांडे इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, साकेत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या। अगला प्रश्न, छायावाद की पहली किरण किस युग में दिखी? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न, मुकुटधर पांडे को किस विधा का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, कुरेरी के प्रति कविता किसकी है? कि कुरेरी के प्रति
कविता किसकी है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न, कवि किंकर किसका उपनाम था? कवि किंकर किसका उपनाम था? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे मिली थी? विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से रचनाएं लिखी? कि मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से रचनाएं लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा मधुप उपनाम से। अगला प्रश्न, द्वापर किसकी काव्य कृति है? कि द्वापर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक जो अनुवादित है किसका है? कि शकुंतला जो अनुदित नाटक है ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह, लेकिन द्विवेदी युग में लोकप्रिय रहा। और ये शकुंतला नाटक है ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया, लेकिन यानी ये भारतेंदु युगीन रचनाकार है, लेकिन ये द्विवेदी युग में अधिक लोकप्रिय रहा। आगे हम बात करें भारत उत्थान कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न, स्वदेशी कुंडल में कुल कितनी कुंडलियां हैं? कि स्वदेशी कुंडल में कुल कितनी कुंडलियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 52 कुंडलियां। अगला प्रश्न, प्रभा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, मर्यादा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कि मर्यादा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग से। अगला प्रश्न, माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दुलारे लाल भार्गव माधुरी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, नहुस काव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त। और मित्रों, मैथिली शरणगुप्त द्वारा जो नहुस रचना लिखी गई ये नाटक नहीं काव्य है। आगे बात करें नहुस नाटक किसका है? कि नहुस नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र गिरधर दास का, जो मैथिली शरणगुप्त जी के पिताजी थे। आगे हम बात करें रंग में भंग किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त, और ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, सुमन किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग को। अब बात करें अगले प्रश्न की, द्विवेदी युग का समापन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 के आसपास, और इसके बाद छायावाद का उदय हुआ। यानी द्विवेदी युग का अंत छायावाद के उदय के साथ ही हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय बी एन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।